Hello and Jai Hind student. Welcome once again to your own channel, Sir Tarun Rupani, exclusive channel for ICSE board students. हाँ, क्लास 10 सुपरस्टार्स के लिए ये एक सुपर चैनल है. हाँ, आपने ही बनाया मुझे गूगल सर फॉर ICSE, जहां हम ढेर सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट लाते हैं एब्सोल्युटली फ्री. हाँ, एब्सोल्युटली फ्री. कोई और चैनल ऐसा नहीं होगा. हाँ, मैं प्रॉमिस के साथ कह सकता हूं कि कोई और ऐसा चैनल नहीं होगा जो इतने ढेर सारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स को कवर करता है, वो भी एब्सोल्युटली फ्री. तो आज हम बिगिन करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नाइट्रिक एसिड का एमसीक्यू. क्या कहा आपने? ये चैप्टर अभी तक नहीं समझा है तो प्लीज फील फ्री करें. अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट के कोई भी चैप्टर को अगर आप डाउट में हैं, आप उसमें क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, तो प्लीज क्या करिए, बहुत आसान तरीका है. चैप्टर का नाम लिखिए, आगे जोड़िए बाय और आगे लिख दीजिए सर तरुण रुपानी. चैप्टर का नाम बाय और सर तरुण रुपानी. कहां सर्च करेंगे? गूगल में सर्च करेंगे, क्योंकि आपने ही मुझे नाम दिया गूगल सर फॉर ICSE. तो आज का सेशन है नाइट्रिक एसिड. एक कमाल का एसिड. वैसे तो ये टिपिकल एसिड है. हाँ, जैसे हर एसिड के अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो सोर टेस्ट होता है. हर एसिड जो है वो एक कह सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी ओन करता है जो डिस्टिंक्टिव होती है, जैसे कि मेटल के साथ रिएक्ट करना और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना. ये ऐसा नहीं करता. ये एक टिपिकल एसिड है हर सेंस में, बट एक अलगपन इसमें अंदर क्या है? पहला अलग या डिफरेंट नेचर है इसका कि इट रिएक्ट्स विद मेटल बट इट डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. हाँ, और ऑक्सीजन देकर के हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देता है. नॉर्मली और सारे एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, वो चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, पर नाइट्रिक एसिड यूजुअली ऐसा नहीं करता है. तो और क्या अनयूजुअल प्रॉपर्टी है, ये सब जानने के लिए एमसीक्यू देखिए और चेक करिए आपकी प्रिपरेशन कितने हद तक है. हाँ, हाउ मच आर यू नोइंग नाइट्रिक एसिड. चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को. तो नाइट्रोजन शोज अ वैलेंसी ऑफ डैश इन. तो नाइट्रोजन याद होगा आपको. नाइट्रोजन, अगर मैं आपसे कहूं कि नाइट्रोजन का मास नंबर कितना है, तो वह है 14 और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 7. याद आ गया आपको? तो एटॉमिक नंबर 7 है. तो आपको क्लियर हो गया एटॉमिक नंबर 7 से कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 7 होंगे. इसका मतलब पहली शेल में 2 होगा और दूसरी शेल में 5 होगा. तो अब आपसे नाइट्रोजन के बारे में पूछा गया था कि नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है. तो अब आपका आंसर अगर 5 है मेरी तरफ, तो वैलेंस शेल अर्थात द इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल, ये है आपका वैलेंसी. जी, 5 आपने कह दिया इज द राइट आंसर. पहला ही आंसर, पहला ही ऑप्शन में हाँ सही है. बड़ा यूनिक है ये नाइट्रिक एसिड, सबसे हट के एसिड है. वैसे तो मैंने कहा स्ट्रॉन्ग एसिड है, याद रखिएगा. और अब कुछ और यूनिकनेस. जब हम नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं तो लैब में जब बनाते हैं क्या यूज करते हैं, आइए पहले आपको बताता हूं कि क्या रिएक्टेंट्स यूज करेंगे नाइट्रिक एसिड को लैब में बनाने के लिए. आपको लेना है नाइटर. पोटेशियम नाइट्रेट को नाइटर कहते हैं, या आप ले सकते हैं सॉल्पेट्रे. हाँ, बड़ा अजीब सा नाम है, सोडियम नाइट्रेट को कहते हैं. और इसको रिएक्ट कराते हैं, इन दोनों में से किसी एक को लेना है. इनको रिएक्ट कराते हैं आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से. फिर क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ लेस देन 200 डिग्री मेंटेन करना होता है. ध्यान से देख लीजिएगा, ये लैब रिएक्शन है और आपको याद होना चाहिए. नाइटर और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट किया, क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगी. यहां पर जो सॉल्ट बनेगी वो हाइड्रोजन सल्फेट की, हाइड्रोजन नाइट्रेट की सॉल्ट बनेगी. ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट की सॉल्ट बनेगी. कौन सी सॉल्ट बनेगी? हाइड्रोजन सल्फेट, HSO4 मेटल का नाम होगा आगे. HSO4 की सॉल्ट बनेगी और रिलीज होगा आपका नाइट्रिक एसिड. तो इसका मतलब है कि सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड प्रिपरेशन करने में मदद करता है. चलो, यहां तो हो गई बात. अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि हम जब लैब में प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये लैब प्रिपरेशन है, जब हम लैब में प्रिपेयर कर रहे हैं तो टेम्परेचर
ऑफ अबव 200 डिग्री नहीं यूज करना चाहिए। क्या यूज करना चाहिए टेम्परेचर? बिलो 200। क्वेश्चन है सर अबव 200 करेंगे तो क्या होगा? तो अबव 200 इज नॉट सुटेबल। क्यों? क्यों? क्या ये नाइट्रिक एसिड को डिकम्पोज कर देगा? जवाब है नहीं। क्या ये एक्सप्लोसिव नेचर का है? जवाब है नहीं। क्या ये फ्यूल वेस्टेज कराएगा? कुछ हद तक ये जवाब है, क्योंकि आप एनर्जी ज्यादा बर्न करेंगे। बट रियल रीजन क्या है? सोडियम सल्फेट फॉर्म होगा। यहां पे जो सॉल्ट फॉर्म हो रही है वो हाइड्रोजन सल्फेट की फॉर्म हो रही है। वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट हो सकता है। हाँ, यहां पे जो सॉल्ट हो रही है वो हाइड्रोजन सल्फेट, बायसल्फेट की सॉल्ट फॉर्म हो रही है। पर अगर एक्सेस हीट करेंगे तो सल्फेट सॉल्ट फॉर्म होगी, जो कि जाकर के क्या करेगी? वॉल्स को स्टिक कर जाएगी, जिसका रिमूव करना मुश्किल होगा। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है। हालांकि सी रीजन काफी कुछ हद तक सही लग रहा है, बट डी इज एप्रोप्रिएट, मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन कि टेम्परेचर क्यों ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। हाँ, आपका वेसल काम नहीं आएगा, आपका बीकर बेकार हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नाइट्रिक एसिड वॉज ऑल्सो नोन एज, नाइट्रिक एसिड को किस नाम से जाना जाता है? मैं एक बार बता दूं आपको कि म्यूरिएटिक एसिड, ध्यान से देखिए, म्यूरिएटिक एसिड इज द अदर नेम फॉर HCl। ये म्यूरिएटिक एसिड नाम देने वाले साइंटिस्ट का नाम है लेवोइजर। डेवी नाम के साइंटिस्ट ने, डेवी ने HCl को ही नाम दिया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बट हम तो ये पूछ ही नहीं रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं आपसे कि नाइट्रिक एसिड का नाम बताओ। क्या एक्वा सिट्रिस? नो नो नो, ये तो नाइट्रिक एसिड का नाम ही नहीं है। नाइट्रिक एसिड को नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, ये क्या हो सकता है? अरे ये तो पहले ही नाम से पता चल रहा है गलत है। नाइट्रस एसिड नहीं। बचा कौन सा नाम? एक्वा फोर्टिस। एक्वा फोर्टिस का मीनिंग आता है स्ट्रॉन्ग वाटर। बता दिया था, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HNO3। सर ये बार बार आप कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्यों? बिकॉज ऑफ द नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म्ड ऑन डीकंपोजिशन। सच में नाइट्रिक एसिड जब डीकंपोज होता है तो वो नेसेंट ऑक्सीजन, ये नेसेंट क्या होता है? ये रहा सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये है नेसेंट। हाँ, वैसे ऑक्सीजन तो एक डायटोमिक गैस है, O2 है, पर मैं ऑक्सीजन गैस नहीं बोल रहा हूं, नेसेंट ऑक्सीजन बोल रहा हूं। ये नेसेंट ऑक्सीजन पैदा करता है, ये नेसेंट ऑक्सीजन इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाता है। इसीलिए वो क्या करता है, जब मेटल से रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड, तो हाइड्रोजन नहीं प्रोड्यूस करता है जैसे और एसिड्स बनाते हैं, उस हाइड्रोजन को वाटर बना देता है, H2O कन्वर्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। मैंने कहा था हमारे साथ यही खास बात है, ये चैप्टर नाइट्रिक एसिड भी आपके दिमाग में यूं चला जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी तैयारी भी हो जाएगी और आपको नाइट्रिक एसिड यस क्लियर भी हो जाएगा, चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा इस MCQ के साथ साथ। चलिए, द येलो कलर ऑफ नाइट्रिक एसिड कैन बी रिमूव्ड बाय, जो लैब में नाइट्रिक एसिड बनता है वो येलो कलर का होता है, प्योर नहीं होता है, मैंने बता दिया प्योर नहीं होता है। तो ये येलो कलर होता क्यों है? व्हाई येलो कलर, ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तो येलो कलर इज ड्यू टू दी डिसॉल्व्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से वो येलो कलर। तो अब इसको हम रिमूव करना चाहते हैं, हम इसको कलरलेस बनाना चाहते हैं। क्या करेंगे? बाय एडिंग क्या ऐड करें? क्या इसमें सोडा लाइम मिला दें? नहीं, सोडा लाइम का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। क्या इसमें सोडा लाइम मिला दें? नहीं, सोडा लाइम का कोई काम नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड मिला दें? अरे नहीं भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं मिलाएंगे। हमको इसका क्या करना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसमें से हटाना है, तभी तो येलो कलर हटेगा। इसको ड्राई एयर पास कर दे, जिसको हम कहते हैं कई बार कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दे, ड्राई एयर पास कर दे। क्या होगा ड्राई एयर या कार्बन डाइऑक्साइड पास करने से? इसका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सो योर आंसर इज ड्राई एयर इज पास्ड और इट कैन बी वाटर कैन बी एडेड, एक ये भी रास्ता है, यू कैन ऐड वाटर टू इट। तो आंसर इज सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड, इसका मतलब है
नाइट्रिक एसिड का ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पे नाइट्रिक एसिड वेपराइज करने लगता है अलॉन्ग विथ वाटर, के बाद नाइट्रिक एसिड को हीट नहीं कर सकते। वैसे मैं बता दूं, नाइट्रिक एसिड एक वोलाटाइल एसिड है। वोलाटाइल एसिड, वोलाटाइल एसिड उस एसिड को कहते हैं जो रूम टेम्परेचर पे ही फ्यूम करने लगता है, वेपराइज करता है। इसीलिए कई बार मैंने कहा कि नाइट्रिक एसिड को हमेशा स्टॉपर्ड बॉटल में रखते हैं, एक बॉटल जिसको टाइटली क्या कर दिया गया है, कैप कर दिया गया है। और लैब में यस, अगर कहीं खुला हुआ नाइट्रिक एसिड पड़ा रह गया बॉटल में, अगले दिन आओगे तो सब उड़ जाएगा, वेपर बन जाएगा आपके रूम में। जो हाँ, कभी आप लैब में गए हैं तो बड़ी अजीब सी लैब में, हाँ केमिस्ट्री लैब में जाइएगा जरूर से, या वहां से गुजरो तुम लोग, हाँ वहां से पास करो केमिस्ट्री लैब से, बड़ी अजीब सी एक स्मेल आती है उसके विंडोज से। इन सब गैसेस की वजह से, इन सब एसिड्स की वजह से, जो वेपर के रूप में वहां पे बहुत सारे मौजूद होते हैं। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड का कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, वो टेम्परेचर क्या है, नंबर याद करना जरूरी है आपको। जिस टेम्परेचर पे वो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बनता है वो टेम्परेचर है 121। नंबर याद कर लें आप, क्या टेम्परेचर है प्लीज, 121 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर ऑफ HCl कितना है। हाँ, HCl का कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर टेम्परेचर कितना है, मैं दे देता हूं नंबर आपको, 110 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक एसिड का कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर टेम्परेचर कितना है, तो 330 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आपको अब ले चलते हैं इसके बाद, ड्यूरिंग द लैब प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड द मिक्सचर इज हीटेड एट डैश। हमने बताया कि लैब प्रिपरेशन करते समय आपको क्या क्या करना होता है। लैब प्रिपरेशन करते समय आपको एक सॉल्ट लेनी होती है ना, मैंने बताया आपको एक नाइट्रेट सॉल्ट लेनी होती है, ठीक है, जैसे सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्ट लेनी होती है, और इसको रिएक्ट कराना होता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। और क्या निकलता है, जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं और टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, तो प्रोड्यूस होता है एक सॉल्ट, फिर से, जो कि बायसल्फेट सॉल्ट होती है, और नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ध्यान दीजिएगा। तो अब क्वेश्चन है कि टेम्परेचर कौन सा हीट करना चाहिए, तो टेम्परेचर बिलो 200 रखना चाहिए। तो सर बिलो 200, तो 200 के नीचे, मतलब 200 से नीचे कितना, 180 से 200 डिग्री एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर माना गया है फॉर प्रोडक्शन ऑफ द नाइट्रिक एसिड। क्या इससे बियॉन्ड क्या होगा सर, इससे बियॉन्ड हीट करेंगे तो यहां जो सॉल्ट प्रोड्यूस हो रही है, जो कि बायसल्फेट सॉल्ट होती है, कौन सी, बायसल्फेट सॉल्ट होती है, वो नहीं प्रोड्यूस होगी, सल्फेट सॉल्ट प्रोड्यूस होगी, जो कि आगे जाकर के क्या करेगी, फ्यूल वेस्टेज करेगी और स्टिक टू दी ग्लास कर जाएगी। जैसे कि अगर आपने यहां पे यूज किया सोडियम नाइट्रेट, तो यहां पे जो सॉल्ट पैदा होगी वो सोडियम सल्फेट सॉल्ट पैदा होगी, जो कि स्टिकी सॉल्ट होगी, चिपक जाएगी सरफेस से, ठीक है, इसीलिए यूज नहीं करते हैं, इसीलिए इतना हाई टेम्परेचर नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम नाइट्रेट ऑन रिएक्शन बिलो 200 डिग्री। हाँ ध्यान दीजिएगा, आ गया क्वेश्चन, आपने रिएक्टेंट के रूप में क्या लिया, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, लैब रिएक्शन का ये क्वेश्चन है। हाँ, मैं बैलेंसिंग नहीं करूंगा, बैलेंसिंग आप करिएगा, ठीक है। मैंने लिया पोटेशियम नाइट्रेट और लिया सल्फ्यूरिक एसिड, मुझे तो दोनों दे दिया, यहां पर पोटेशियम नाइट्रेट भी दे दिया, सल्फ्यूरिक एसिड भी दिया, और टेम्परेचर बोल दिया बिलो 200। टेम्परेचर ऑलरेडी बता दिया कि 200 डिग्री से कम है, तो हम जानते हैं यहां पर नाइट्रिक एसिड भी प्रोड्यूस होगा, और हम जानते हैं यहां पर प्रोड्यूस होगा एक सॉल्ट। हाँ, कौन सा सॉल्ट पैदा होगा, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो आंसर आपको अगर मिल गया हो तो मुझे बता दें, KHSO4 जी, ये रहा, पोटेशियम बायसल्फेट प्रोड्यूस होगा। ध्यान दीजिएगा, ये बायसल्फेट सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, चलिए अगला देखता हूं आप में से कितने मुझे सही बताने वाले हैं। प्योर नाइट्रिक एसिड अगर प्योर हुआ तो कैसा कलर होगा, क्या वो रेड कलर होगा, येलो कलर होगा, या कोई भी, इसमें से जवाब सही नहीं है। मैंने पहले ही बताया, प्योर होगा नाइट्रिक एसिड तो वो कलरलेस होगा, हाँ पानी की तरह ट्रांसपेरेंट होगा, सच में लाइक वाटर होगा। प्लीज
सावधानी बरतिए जब आप लैब में एसिड्स यूज करते हैं। हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, व्हेन यू आर गोइंग टू लैब प्लीज लैब कोट पहने, और जब आप किसी बर्नर का या किसी हीटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो और सावधान हो जाइए, ठीक है। बी वेरी वेरी प्रिकॉशियस एंड केयरफुल व्हाइल यूजिंग द केमिकल्स। तो जवाब मिल गया है आपको। अगला क्वेश्चन आते हैं। नाइट्रिक एसिड हैज अ डैश ओडर। आपको ध्यान होना चाहिए कि नाइट्रिक एसिड क्योंकि एसिड है तो ओडर क्या है, इसमें कुछ महक है क्या, इसमें क्या इसमें पंजेंट स्मेल है? जवाब है नहीं। पंजेंट स्मेल जो है वो HCl की पाई जाती है। HCl गैस में पंजेंट स्मेल है। सर ये पंजेंट क्या होता है? डिस्टिंक्टिव ओडर को कहते हैं पंजेंट ओडर। एक अलग महक या एक अलग खुशबू जिसको सूंघने के बाद आप कफ कर देंगे हंस देंगे तो आप समझ जाइए कि वो पंजेंट ओडर है। तो इसमें पंजेंट ओडर नहीं है। क्या ये सफोकेटिंग, दम घुटने वाली क्या चीज जिसमें दम घुटता है, सांस घुट जाती है, क्या ऐसी महक है? जवाब है एब्सोल्युटली राइट। इसमें सफोकेटिंग, सांस घुटने का डर है, इसलिए बहुत प्रिकॉशियस हुआ करिए। आपके किसी भी गैस को या एसिड को आप ब्रीथ मत करने की कोशिश करो, डायरेक्ट ब्रीथ मत किया करो, टेस्ट ट्यूब ला के पास में ब्रीथ करने लगे प्लीज, है ना। आप उसको क्या कर सकते हैं, हल्का सा कलेक्ट कर करके यूज कर सकते हैं, बाकी ऐसा नहीं कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे। नाइट्रिक एसिड किस टाइप का एसिड है? सर ये बेसिसिटी क्या होती है? तो बेसिसिटी बताती है नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। H3O+ आयंस कितने बनेंगे जब इसको क्या करेंगे, आयनाइज करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन मिलाएंगे। तो नाइट्रिक एसिड HNO3 कितना बनाएगा, कितना हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस करेगा? तो नाइट्रिक एसिड सिर्फ एक H3O+ आयंस प्रोड्यूस, कितना? एक। तो जब एक प्रोड्यूस करता है हम इसे कहते हैं मोनो बेसिक, क्या मोनोबेसिक एसिड का मतलब एक सिंगल सॉल्ट फॉर्म करेगा, ठीक है, वो भी नॉर्मल सॉल्ट फॉर्म करेगा। आंसर इज ए, मोनोबेसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड इज डन बाय, मतलब अगर हमको नाइट्रिक एसिड बड़े स्केल पे बनानी है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करना है, लार्ज स्केल में, लैब वाला काम नहीं करना है अब, बड़े स्केल पे, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? कॉन्टैक्ट प्रोसेस? नहीं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस तो एकदम ही नहीं यूज करेंगे, क्योंकि कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड का कमर्शियल प्रोडक्ट, ठीक है, किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का। सर सॉल्वेज प्रोसेस? नहीं, मैंने कहा सोडियम का होता है ये, ठीक है, ये सल्फेट्स को प्रोड्यूस करने में मदद करता है। मैं लिख रहा हूं सोडियम कार्बोनेट और सल्फेट्स को प्रोड्यूस करने में मदद करता है, ठीक है। और ये हेबर्स प्रोसेस क्या करता है? हेबर्स प्रोसेस अमोनिया गैस प्रोड्यूस करने में मदद करता है। ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस फॉर अमोनिया है। तो सर बचा कौन? बचा ऑस्टवर्ल्ड। ऑस्टवर्ल्ड नाम के एक साइंटिस्ट ने 1914 में एक प्रोसेस डेवलप किया, जिसमें इंडस्ट्रियल स्केल पे, लार्ज स्केल पे नाइट्रिक एसिड बनाया गया। जवाब है ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और नाइट्रिक एसिड की एक प्रॉपर्टी को और जानते हैं। नाइट्रिक एसिड टर्न्स मिथाइल ऑरेंज। अरे भाई नाइट्रिक एसिड नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, सब मिथाइल ऑरेंज को एक ही काम करते हैं, पिंकी पिंक, याद रखेंगे क्या? इट टर्न्स ऑरेंज कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज टू पिंक। ये पहचान है हर एसिड की। मैंने कहा नाइट्रिक एसिड पे नहीं, सब एसिड पे आप एक ही जवाब देंगे, पिंक, याद रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया। द वेपर ऑफ नाइट्रिक एसिड्स आर कंडेंस्ड टू। इसका मतलब है नाइट्रिक एसिड वेपराइज होने लगता है जब, क्योंकि ये जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, रूम टेम्परेचर में डिकम्पोज हो जाता है, तो ये कंडेंस होकर के क्या बनता है? येलो लिक्विड, पिंक लिक्विड, ब्लू लिक्विड। अरे भाई पिंक ब्लू कलर तो सवाल ही नहीं है ना। अगर आप कहते हैं लाइट येलो लिक्विड तो मैं कहूंगा बिकॉज इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। जब ये डिसएसोसिएट करती है, ब्रेक डाउन करती है, डिकम्पोज कर जाती है जब नाइट्रिक एसिड, तो ये खुद क्या करता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज करता है।
जिसके वजह से ये कलर येलो शो करता है। तो ऑप्शन इज ए, लाइट येलो लिक्विड। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग डैश। नाइट्रिक एसिड कैसा एसिड है? तो मैंने पहले ही बताया, नाइट्रिक एसिड सबसे अनोखा एसिड है। और अनोखापन क्या है उसके अंदर? उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, एक जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है। आइए एक रिएक्शन से समझा दूं कि ये कैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए, जिंक को रिएक्ट कराएंगे किसी भी एसिड से, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, HCl से रिएक्ट करा देते हैं। तो जिंक क्या करेगा? जिंक जो कि एक मेटल है, तो मेटल एसिड से रिएक्ट करने के बाद क्या प्रोड्यूस करते हैं? सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। और क्या प्रोड्यूस करते हैं? और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे यही होने वाला है, जिंक जिंक क्लोराइड फॉर्म करेगा और क्या करेगा? हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये तो हो गया एक टिपिकल एसिड। कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पर क्या ये रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ होगा? क्या कहते हैं आप लोग? जी नहीं, एकदम नहीं होगा। आइए देखें क्या होगा। जब जिंक को रिएक्ट कराएंगे नाइट्रिक एसिड के साथ, तो अगर नाइट्रिक एसिड अगर कोल्ड और डाइल्यूट हुआ तो क्या होगा? नाइट्रिक एसिड कोल्ड और डाइल्यूट लेंगे तो क्या होगा? जिंक बन जाएगा पहले जिंक नाइट्रेट, और क्या रिलीज होगा? नाइट्रिक ऑक्साइड। और क्या रिलीज होगा? वाटर। अरे हाइड्रोजन नहीं रिलीज हो रहा है, देखिए हाइड्रोजन में क्या जुड़ गया है? ओ, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया है, वाटर बन गया है। यही बताना चाहते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और क्यों है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो क्या कोई भी मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन रिलीज नहीं करता है? करता है। आपको बताना है, जब वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है, क्या वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है, तो मेटल, हाँ मैं एग्जांपल दे दूं, तो मेटल मैंगनीज और मैग्नीशियम हाइड्रोजन रिलीज कर। ठीक है, याद रखिएगा, मैंगनीज मैग्नीशियम दोनों Mg वाले हैं, है ना, Mn और Mg वाले, याद कर लेंगे। नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद अवर स्किन टू फॉर्म। आपको मालूम है हमारे स्किन के साथ भी नाइट्रिक एसिड स्ट्रांगली रिएक्ट करता है, और इवन स्किन में ब्लिस्टर्स फॉर्म करता है, छाले तक बना देता है। अगर कोई स्टूडेंट लैब से आया और उसकी हाथ में कुछ पीले पीले दाग लगे हैं, डॉट्स बने हैं, तो समझ जाना कि उस बच्चे ने नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया है। हाँ, तुम बता दोगे तुमने नाइट्रिक एसिड यूज किया है ना, क्योंकि तुम्हारे हाथ में येलो येलो क्या है, स्टेन्स लगे हुए हैं। तो येलो स्टेन्स कैसे बने, क्या आया, कहां से आया? तो स्किन भी प्रोटीन, जो स्किन का जो प्रोटीन होता है, हाँ स्किन का जो प्रोटीन होता है, उसके साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट कर जाती है और फॉर्म करती है ऑक्सैलिक एसिड। सवाल ही नहीं है। सिट्रिक एसिड का तो और सवाल नहीं है। यूरिक एसिड तो वहां पैदा ही नहीं होता है, यूरिया पैदा करता है। और आपने अगर बोला ज़ेंथोप्रोटिक एसिड, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हाँ, वो प्रोटीन ऑफ द स्किन से रिएक्ट करता है हमारा नाइट्रिक एसिड, और येलो स्टेन्स फॉर्म कर देता है, क्योंकि वहां पे फॉर्म हो रहा है ज़ेंथोप्रोटिक एसिड, जो कि हमारी स्किन का प्रोटीन है एक्चुअली। समझ गया ना? हाँ, नाइट्रिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैंने पहले ही बता दिया। आगे अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है, ड्यूरिंग ऑस्टवल प्रोसेस, जब आप इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर करते हैं नाइट्रिक एसिड को, बड़े स्केल पे मैन्युफैक्चर करते हैं, उस प्रोसेस का नाम है ऑस्टवल प्रोसेस। तो आपको कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया करना पड़ता है, आपको अमोनिया को ऑक्सीडाइज करना होता है, उसमें कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसे कहते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं? ऐसे मैं आपको रिएक्शन दिखा देता हूं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, अमोनिया है ये, इसको ऑक्सीडाइज करना है, मतलब ऑक्सीजन मिलाना है। ठीक, अब जैसे इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या कैटलिस्ट यूज करते हैं कि अमोनिया ऑक्सीडाइज हो जाए? एक्चुअली में मुझे चाहिए क्या इसमें से, मुझे इसमें से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। तो ये प्रोड्यूस करता है खूब सारा NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, और वाटर, साथ में खूब सारी क्या करता है, स्टीम या हीट रिलीज करता है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन क्या है, अब यहां पे क्वेश्चन है कि यहां पर सर कैटलिस्ट कौन सा यूज कर रहे हैं? क्या आयरन यूज कर रहे हैं? आयरन तो वैसे भी नॉर्मली आपके कैटलिस्ट सिलेबस में है नहीं, आयरन एज ए कैटलिस्ट। सिल्वर भी नहीं है, कार्बन भी नहीं है, एक ही कैटलिस्ट आपके काम का है इसमें, प्लेटिनम। हाँ, बहुत महंगा होता है प्लेटिनम, बता दूं आपको।
प्लेटिनम वायर से आपने यस रिएक्शन किया होगा पहले। तो प्लेटिनम एक बहुत ही एक्सपेंसिव मेटल है, गोल्ड से महंगा है प्लेटिनम, याद रखिएगा। कई बार उसको लोग व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। हाँ, जो बहुत एक्सपेंसिव रिंग आती है वो प्लेटिनम की रिंग आती है। खैर, प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। अब आता है आपके पास क्वेश्चन कि सर ऑस्टवेल प्रोसेस जो कि लैब प्रिपरेशन करता है, सर इस पे एक ही क्वेश्चन नहीं। अब अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ। जब हम कैटलिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया कर रहे थे तो क्या टेम्परेचर चाहिए, मतलब अमोनिया को ऑक्सीडाइज करने के लिए, अमोनिया है आपके पास, आपको उसमें ऑक्सीजन ऐड करना है, तो आपको यहां टेम्परेचर क्या रखना है कि नाइट्रिक ऑक्साइड भी बन जाए, वाटर भी निकले और हीट रिलीज हो। तो यहां पर प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट रखना है, पर टेम्परेचर क्या रखना है, क्या टेम्परेचर रखना है? 400 से 500 नहीं, 5 से 600 ये भी नहीं, 6 से 700 एब्सोल्युटली नहीं। लास्ट नंबर याद कर लीजिए, 700 टू 800। 800 इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, उससे ज्यादा मत करिएगा, ठीक है। क्या टेम्परेचर है? 700 टू 800 डिग्री टेम्परेचर यहां यूज करें, ठीक है, ताकि अमोनिया क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाए। फिर इसके बाद इसको ऑक्सीडाइजिंग टावर में डाल करके, ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में डाल करके नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। लास्ट में इसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आपके पास क्वेश्चन में ये आ रहा है, डैश इज एसिड रेजिस्टेंट। क्या ये एसिड का इस पे असर नहीं पड़ता है? एसिड रेजिस्टेंट मतलब नो इफेक्ट, जिसपे कोई चेंज ना आए उसे कहते हैं रेजिस्टेंट। नो इफेक्ट मैं लिख रहा था, नो इफेक्ट। तो इस सब्सटेंस पर एसिड का कोई असर नहीं पड़ता है, विच हेल्प्स इन डिसॉल्विंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यूनिफॉर्मली। हाँ, लास्ट जो टावर होता है ऑस्टवेल प्रोसेस का, उसका नाम होता है एब्जॉर्प्शन टावर। कौन सा टावर? एब्जॉर्प्शन टावर। ये जो एब्जॉर्प्शन टावर होता है, हाँ, इस एब्जॉर्प्शन टावर में एक बड़ा सा एक स्टील का टावर है, ये स्टील का बना टावर है। इसमें हाँ, इसमें खूब सारे क्या लगे हुए हैं? क्वार्ट्ज लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? क्वार्ट्ज। और इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्या चीज? इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहां से जब ऊपर जाती है तो वो इस पानी से कंबाइन हो जाती है, और पानी इस क्वार्ट्ज टावर से जब पास होता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट। यहां पर एक वस्तु का इस्तेमाल करना पड़ता है जो ऐसा करती है। ब्रास का इस्तेमाल कर नहीं सकते, ब्रास रिएक्ट कर जाता है, आयरन तो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट ही कर जाता है। हाँ, आयरन को वो पैसिव बना देता है, नाइट्रिक एसिड तो आयरन एल्यूमिनियम सबको पैसिव बना देता है। तो क्वार्ट्ज एक ऐसा, हाँ वैसे क्वार्ट्ज स्टोन आते हैं, एक पत्थर टाइप का आता है मटेरियल, क्वार्ट्ज स्टोन, ठीक है, वो यहाँ पे यूज होता है। एक टाइप ऑफ अ स्टोन है क्वार्ट्ज स्टोन। चलिए, ये नहीं ध्यान था आपको, है ना। ये एब्जॉर्प्शन टावर में होता है। ऑस्टवेल प्रोसेस को बहुत अच्छे से करिएगा क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड कैसा एसिड है? क्या ये हाइग्रोस्कोपिक है, क्या ये हाइड्रोस्कोपिक है, चाहे ये दोनों है या कुछ नहीं है? अगर मैं आपको मीनिंग बता दूं हाइग्रोस्कोपिक, तो आपको ध्यान आ जाएगा क्या कि ये फ्यूम्स कर जाता है। क्या? फ्यूम्स इन एयर। क्या मतलब है? ये वोलाटाइल नेचर का होता है, अपने आप पेपर बनकर हवा में उड़ जाता है, आपको हीट करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए? तो इसीलिए इसका जवाब है हाइग्रोस्कोपिक। इसीलिए मैंने कहा ना, इसको बचाने के लिए क्या तरीका है, इसको कलर्ड बॉटल में रखो ताकि डिसइंटीग्रेट ना करे, और सबसे बड़ी चीज है इसको स्टॉपर्ड रखो, हमेशा क्या करो, बॉटल कैप रखो, ढक्कन बंद रखो इसका, ठीक है, वरना ये भाप बन के उड़ जाएगा। चलो जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं। कार्बन ऑन रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड क्या होगा? अरे भाई, कार्बन को क्या करेगा नाइट्रिक एसिड? कार्बन तो एक नॉन मेटल है। आओ देखिए क्या करेगा। देखिए, कार्बन है और नाइट्रिक एसिड है, तो कार्बन को भी नाइट्रिक एसिड छोड़ता नहीं है जी। आप बताइए, कार्बन को भी नाइट्रिक एसिड छोड़ता नहीं है, कार्बन को वो कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। हाँ, इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना कि कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। तो ये रिएक्शन भी आपको आना चाहिए।
कार्बन को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है। हाँ, आगे जाके सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। चलिए जिंक, अभी मैंने जिंक का रिएक्शन दिखाया था, वैसे आपको अभी आपको बताना है जिंक जब रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ, तो मैंने पहले ही बताया इट डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन, ठीक है, हाँ नाइट्रोजन नहीं प्रोड्यूस करता है। तो जिंक और नाइट्रिक एसिड में नाइट्रेट होता है, क्या होता है, नाइट्रेट होता है। तो अब आपका जवाब मिल चुका होगा, जिंक आगे जाके क्या बन जाने वाला है, जिंक नाइट्रेट। समझ गया ना क्यों, कि जिंक क्लोराइड कब बनता, अगर जिंक को रिएक्ट कराते हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है, और जिंक को अगर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते तो जिंक सल्फेट नाम की सॉल्ट बनती। फिलहाल यहां पर नाइट्रिक एसिड है तो आपको नाइट्रेट मिलने वाला है, जिंक नाइट्रेट बन जाएगा। याद रखिएगा हाइड्रोजन नहीं प्रोड्यूस होगा। आइए आखिरी क्वेश्चन देख रहे हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट। क्यों करते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट, यही नाइट्रिक एसिड के टेस्ट करने के लिए, नाइट्रेट्स का टेस्ट करने के लिए। कैसे करते हैं सर इसको टेस्ट, चाहिए मैं आपको बताता हूं कैसे करते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट लेना होता है। कौन सा सल्फेट, फेरस सल्फेट, हाँ फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट को ऐड करना होता है नाइट्रिक एसिड में, HNO3 में नाइट्रिक एसिड में ऐड कर देते हैं। जो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया, अब इसके ऊपर धीरे से साइड से, इन दोनों के ऐड करने के बाद साइड से ऐड करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्या, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जहां इन दोनों का जंक्चर होता है, जहां दोनों का ज्वाइनिंग होता है, वहां फॉर्म होता है ब्राउन रिंग। ये ब्राउन रिंग एक टेम्पररी रिंग है, हल्की सी भी हीट पाने से ये फेरस सल्फेट फ्रेश नहीं होगा तो फेरिक बन जाएगा, जो कि कलरलेस हो जाएगा। अर्थात ये ब्राउन रिंग क्या है, अनस्टेबल रिंग है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। क्या 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 सर, नाइट्रोसो फेरस सल्फेट यहां पर फॉर्म हो रहा है। ये एक अनस्टेबल कंपाउंड जो कि इसको ब्राउन रिंग जैसा शेप दे रहा है। हाँ, अगर आप इसको देखेंगे लैब में तो टेस्ट ट्यूब में बीच में फॉर्म हो जाएगा। ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड आप डाल रहे हैं, यहां पर साइड्स में सल्फ्यूरिक एसिड है, ऊपर से यहां से आ रही है साइड से, और नीचे जो है, नीचे है फेरस सल्फेट और नाइट्रिक एसिड। या दोनों के जंक्चर में बनेगा, दोनों के ये बनेगा ब्राउन रिंग, नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। अब आप नहीं बोलेंगे, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। चलो ब्राउन रिंग टेस्ट, तो ब्राउन रिंग टेस्ट किसकी मदद से करते हैं, तो मैंने पहले ही बताया फेरस सल्फेट, दैट इज आयरन 2 सल्फेट। फेरस क्यों, क्योंकि मैंने कहा Fe2 ही ये ब्राउन रिंग फॉर्म करेगा, फेरिक सल्फेट नहीं फॉर्म करेगा, ध्यान दीजिएगा। तो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द सेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। और आपसे रिएक्ट करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा ऐप सर तरुण रूपानी डाउनलोड नहीं किया है, यू आर मिसिंग अ लॉट, क्योंकि उसमें ढेर सारे कंटेंट्स हैं जिसको आप जब चाहे तब एक्सेस कर सकते हैं। जहां नोट्स है, हाँ वहां नोट्स है, बहुत सारे सैंपल पेपर्स हैं, आपका स्पेसिमेन पेपर भी है, और तो और आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स, आइडियाज मिलेंगे वहां पर पढ़ने के लिए। आपसे कहूंगा कि तुरंत जाइए और डाउनलोड करिए, और ये चैप्टर्स भी आपको हमारे ये ऐप में मिल जाने वाला है। और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर पढ़ने नहीं शुरू किया है तो स्टार्ट हो जाइए। हम आपके लिए प्रे कर रहे हैं कि आपको इसके बाद रिग्रेट करने का मौका ना मिले। हाँ, क्योंकि इट्स बेटर टू वर्क हार्ड नाउ रादर टू क्राई आफ्टर द रिजल्ट्स। मिलते हैं अगले चैप्टर में, आपके सारे मेजर सब्जेक्ट्स यहीं कवर हो रहे हैं। बाय फ्रॉम नाउ।